I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about the crisis at Tripuri to the CRIPS mission. This is chapter 34. Okay, so let's begin. Before that I would say कि अगर आपने मेरी इंडियन इकोनॉमी की जो कि रमेश सिंह की सीरीज़ है और इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ है एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो है चल रही है, इसको आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना. इनका PDF भी आपको मिल जाएगा. मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ज्योग्राफी जो माजिद हुसैन की है उसको भी कवर करूँ. बाकी इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट होंगे उसको भी कवर किया जाएगा. चलिए ठीक है, पॉइंट वाइज देखते हैं. तो देखिए, कांग्रेस की विक्ट्री होती है 1937 में, जिससे कि जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें चेंज आता है. ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर है उसमें चेंज आता है. ग्रोथ होता है उस समय लेफ्ट विंग पार्टीज का, एंड जो आइडियाज़ होते हैं जो कि लेड किए जाते हैं मिलिटेंसी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा. उस समय के जो CSP CPI जो पार्टियां रहती है लेफ्ट वाली, वो लोग ग्रोइंग मिलिटेंसी दिखाती हैं, जिनके मेल लीडर सुभाष चंद्र बोस की तरह उभर के आते हैं. यूनानिमसली एक चॉइस रहते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो कि कांग्रेस का सेशन होता है 1938 का, वहाँ प्रेसिडेंट की तरह इनका चॉइस देखा जाता है. और 1939 में भी डिसाइड करते हैं कि ये खड़े होंगे दोबारा एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिलिटेंट पॉलिटिक्स एंड रेडिकल ग्रुप. ठीक है, इसमें इन्होंने कई सारे अपने पॉलिसी को चेंज करने की बात कही थी. जो अप्रोच था कांग्रेस का उसको चेंज करने की बात कही थी, जिसके अगेंस्ट में उस समय का जो सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, गांधी का जो ग्रुप था, इनके अगेंस्ट हो गया. ऑन 24 जनवरी सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक इशू किया काउंटर स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह होना चाहिए. उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये जो जैसे लेफ्ट वाली बात कर रहे हैं और पूरा आइडियोलॉजी चेंज करने की बात कर रहे हैं, वो गलत है. और गांधी जी के सहमति से इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पट्टाभी सीतारमैया को हम अपना नाम पेश करते हैं सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में. जब वोटिंग हुई, ठीक है, जब वोटिंग हुई 29 जनवरी को, तो उसमें उस वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले और पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले. ठीक है, 1377 वोट मिले. गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो सीतारमैया का डिफीट है ना, ये उनका डिफीट नहीं है, ये मेरा डिफीट है, क्योंकि ये नाम उन्होंने ही आगे बढ़ाया था और वो हार गए. तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने इसको अपने हार की तरह लिया. ठीक है, अपने हार की तरह लिया. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. इसके बाद क्या हुआ कि जो त्रिपुरी सेशन हुआ कांग्रेस का, वहां पे क्राइसिस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई. चूंकि सीतारमैया के डिफीट को गांधी जी ने खुद का डिफीट माना था. इसके पीछे दो रीजन है. त्रिपुरी में ये जो एग्रेसिवली बढ़ी, इसके पीछे दो रीजन है. एक तो खुद सुभाष चंद्र बोस का प्रोपोगेंडा, कि वो बोल रहे थे कि सरदार पटेल और जो भी मेजोरिटी के टॉप लीडर्स हैं ना, वो राइटिस्ट हैं, अपने आप को राइटिस्ट की तरफ ब्रांड करते हैं और गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ फेडरेशन. ये बोलते थे कि फेडरेशन के हम लोग एंटी फेडरेशन के साथ है और ये लोग फेडरलिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ये ऐसा इन्होंने एक प्रोस्पेक्टिव सेंट्रल मिनिस्टर्स का लिस्ट भी तैयार कर लिया गया है इनके द्वारा, जिसमें इनका ये चाहत है, इनकी इच्छा है कि ये लेफ्टिस्ट को प्रेसिडेंट ना बनने दे. लेकिन कांग्रेस ने कहा कि सुभाष बाबू का जो भी अपोजिशन है फेडरेशन के अगेंस्ट में, ये तो हमारा भी शेयर्ड व्यू है. दिस इज ए शेयर्ड व्यू बाई ऑल द मेंबर्स ऑफ वर्किंग कमिटी. इट इज द कांग्रेस पॉलिसी. तो फिर आप क्यों इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, क्यों आप इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू ने भी इनफैक्ट ये कहा कि आप गलत है सुभाष चंद्र बोस को. और इनफैक्ट उन्होंने एक्चुअली रिजाइन नहीं किया जब 12 मेंबर वर्किंग कमेटी के रिजाइन कर गए उसी समय, बट जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत रिजाइन नहीं किया. बट ही डिड नॉट एग्री विद द बोस ईदर. इन्होंने कहा कि आई डू नॉट नो
who you consider a leftist and who a rightist। इन्होंने बोस के बारे को लेकर कहा कि मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसको राइटिस्ट और किसको लेफ्टिस्ट कहते हैं। आपके हिसाब से क्या गांधी और उनके साथ वाले लोग जो हैं वो लेफ्टिस्ट हैं, सॉरी राइटिस्ट हैं, और बाकी जो अपोनेंट्स वाले हैं वो लेफ्टिस्ट हैं? आपके हिसाब से तो यही लग रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए कि जो एंटी फेडरेशन की आप बात कर रहे हैं, एंटी फेडरेशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो वेल एंड गुड है, वो सब मानते हैं। इनफैक्ट कांग्रेस में सारे लोग वो मानते हैं। आई थिंक द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वर्किंग कमिटी स्टैंड्स फॉर दैट एंड इट इज नॉट फेयर टू हिंट एट देयर वीकनेस इन देयर रिस्पेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देखो गांधी और बोस के बीच में डिबेट हो रहा था। वो डिबेट हो रहा था मेनली डिफरेंसेस के बीच में। गांधी ऐसा सोच रहे थे कि अभी टाइम नहीं आया कि मास मूवमेंट किया जाए, जबकि बोस कह रहे थे कि ये टाइम आ गया है कि मास मूवमेंट किया जाए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस बिलीव दैट कांग्रेस वाज स्ट्रांग इनफ टू बंच a immediate struggle, country was internally more ripe for the revolution than ever before, and that the coming international crisis would give India an opportunity for the achieving her emancipation। तो बोला कि देखो अभी वर्ल्ड वार 2 छिड़ गया है और इसमें हमको एक खुद को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि भाई इसमें हम कैसे ब्रिटेन से मुक्ति पा सकें, अपने आप को आज़ाद कर सकें। ठीक है, एंड ये मौका बहुत ही रेयर आता है ह्यूमन हिस्ट्री में। इन्होंने कहा कि देखो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना 6 महीने का अल्टीमेटम दे देना चाहिए कि आप हमारे डिमांड को मानो, नेशनल डिमांड को, वरना हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये मानना था सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना नहीं था। ठीक है, 6 मंथ का अल्टीमेटम चाहते थे सुभाष चंद्र बोस दे देना ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन गांधी का ऐसा मानना नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गांधी जी का जो परसेप्शन था वो बहुत डिफरेंट था, सुभाष चंद्र बोस के बिल्कुल डिफरेंट था। वो ऐसा मानते थे कि टाइम अभी नहीं आया है, टाइम वाज नॉट येट राइट फॉर द अल्टीमेटम। और इन्होंने कहा कि इंडियंस शुड फर्स्ट पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। चूंकि 1937 और 39 के बीच में जो कांग्रेस का प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था और उसमें पार्टी बनी थी, सरकारें बनाई थी, उसके बाद गांधी जी कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि इसमें काफ़ी करप्शन आ गया है, लोग फैक्शनलिज्म बना रहे हैं, अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो इन्होंने ये भी कहा कि देयर इज नो लिमिट टू द कम्युनल स्ट्राइक, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएंगे, अभी काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में विवाद है, तो ये करेक्ट टाइम नहीं। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि जो पीजेंट है बिहार के वो भी हमारे सपोर्ट में नहीं आएंगे, बिकॉज उनको एक्चुअली जो मिलना चाहिए था प्रोविंशियल गवर्नेंस के द्वारा वो मिला नहीं था। तो ओवरऑल गांधी जी इसके सपोर्ट में नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गांधी जी का जो स्टेटमेंट था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, बेसिकली ही वाज कन्विंस्ड दैट द करप्शन एंड इनडिसिप्लिन वाज हैड विटिएटेड इट्स कैपेसिटी टू फाइट। बोला कि देखो करप्शन और जो इनडिसिप्लिन है ना कहीं हमारी कैपेसिटी को इसने बर्बाद कर दिया है। म्यूचुअल राइवलरीज है, बिकरिंग अमंग द कांग्रेस है, बोगस मेंबरशिप है, इम्पर्सनेट है पार्टी इलेक्शन, एफर्ट कैप्चर कांग्रेस कमिटी एंड जनरल डिक्लाइन ऑफ द अथॉरिटी इन द कांग्रेस। बोला कि हम खुद ही ऑर्डर में नहीं है, हमें पहले ऑर्डर में खुद को लाना पड़ेगा, पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इससे पहले बता दूं 1939 में जर्मनी के हिटलर जिसकी नाजी पार्टी थी उसने अटैक कर दिया था पोलैंड के ऊपर और ऑस्ट्रिया को पहले से ही कैप्चर कर लिया था उसने, जिसके बाद ब्रिटेन ने बोला कि ये तो डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी हो गई है और हमें कहीं ना कहीं जर्मनी को रोकना पड़ेगा। ब्रिटेन के साथ फ्रांस आया था। ठीक है, अब देखो ये बात बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये भी जरूरी है। देखो इंटरनल जो ये स्ट्राइक चल रहा था जिसको बेसिकली गांधी वर्सेस बोस की तरीके से देखा जा रहा था, वो क्लाइमेक्स पे कब आया? त्रिपुरी सेशन में, जो कि हुआ 8 से 12 मार्च 1939 में, जिसमें बोस को जो पहले प्रेसिडेंटशिप के लिए जो वोट मिली थी उससे वो काफ़ी उत्साहित हो गए थे। उनको लग रहा था कि उन्हें फुल सपोर्ट है, लेकिन उनका जो सपोर्ट था वो मिसजज्ड हो गया। जब उनको वोट मिला था ना प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो वोट जिन्होंने दिया था दे वोटेड फॉर हिम फॉर डाइवर्स रीजन एंड अबव ऑल बिकॉज ऑल ही स्टूड फॉर अ मिलिटेंट पॉलिटिक्स। ठीक है, बट उन्होंने इनको सुप्रीम लीडर की तरह नहीं माना था नेशनल मूवमेंट का। अभी भी वो लोगों को मानना था कि गांधी जी ही सुप्रीम लीडर होंगे। इसके बाद इस सेशन में गोविंद वल्लभ पंत आते हैं एक रिजोल्यूशन के साथ
ही मूव्ड ए रेजोल्यूशन एंड बेसिकली उसमें रिजोल्यूशन में जो कॉन्फिडेंस था वर्ल्ड वर्किंग कमेटी का, वो बोला गया कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है सुभाष चंद्र बोस में, और ही रिटेटेड फुल फेथ इन गांधी जी। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि गांधी जी में ही हमारा फुल फेथ है, आस्किंग सुभाष चंद्र बोस टू नॉमिनेट हिज ओन कमिटी इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ गांधी जी। बट ये रेजोल्यूशन पास भी हुआ, बट गांधी जी डिड नॉट अप्रूव, गांधी जी ने अप्रूव नहीं किया, बोला कि नहीं यार एक काम करो, सुभाष चंद्र बोस को मौका दो कि अपनी खुद की कमेटी बनाए, खुद का चॉइस बनाए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को पता चल गया था कि उनको सपोर्ट मिलने वाला है नहीं, ठीक है, सपोर्ट मिल नहीं रहा था उस समय किसी का, तो उनको उनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। वो चाहते ये थे कि जो मतलब वो ये चाहते थे कि बेसिकली इनका आइडिया रहे बट लीड करे उसको गांधी जी, इनका आइडिया रहे बट उसको लीड करे गांधी जी, ठीक है। तो अगला पॉइंट वही बताएगा आपको, सुभाष चंद्र बोस कुड नॉट लीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑन हिज ओन, बिकॉज इनको पता था कि मैं खुद ओनली लीड नहीं करूंगा, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करे गांधी जी लीडर की तरह तो वो काफी अच्छा होगा। He wanted Gandhi ji to be the leader to follow the strategy and tactics laid down by him and the left wing parties and groups। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बोस कुड सी नो अदर वे आउट बट टू रिजाइन। अब देखो चूंकि इनको पता था कि सपोर्ट मिल नहीं रहा तो प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन ही करना बेहतर है, इन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को इनके जगह पे इलेक्ट कर लिया गया एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोस कुड ऑल्सो नॉट गेट द सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट एट त्रिपुरी, बिकॉज ये जो सीपीआई एंड सीएसपी सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट पार्टी थी, बट इन्होंने सपोर्ट नहीं किया बोस को। रीजन ये था कि ये अभी भी नेशनल मूवमेंट को डिवाइड नहीं करना चाहती थी ये पार्टियां, इनको अभी भी मानना था इनका कि अभी भी बोस यूनाइटेड लीडर की तरह नहीं है, गांधी जी ही यूनाइटेड लीडर हैं, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इन मई बोस एंड हिज फॉलोअर्स फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो देखो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो गई, ये एक नई पार्टी की तरह कांग्रेस के अंदर से ही निकली नई पार्टी, एंड इन्होंने बाद में इस पार्टी के थ्रू एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 9 जुलाई को अगेंस्ट द एआईसीसी रिजोल्यूशन लॉन्च किया, जिसके बाद वर्किंग कमेटी टुक डिसिप्लिनरी एक्शन, इनके ऊपर ही डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, और इनको रिमूव कर दिया गया बंगाल के प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंटशिप से, और इनको 3 साल के लिए डिबेयर कर दिया गया फ्रॉम द होल्डिंग एनी कांग्रेस ऑफिस फॉर 3 years, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 ब्रोक आउट हो गया उसी समय, 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड के ऊपर, ये सब बता चुका हूँ। ऑस्ट्रिया के ऊपर भी इन्होंने इन्वेड किया था 1938 में, चेकोस्लोवाकिया के ऊपर 1939 पे, जिसके बाद ब्रिटेन एंड फ्रांस ने मिलकर पोलैंड का मदद करने का निर्णय लिया और जर्मनी के अगेंस्ट में वार डिक्लेयर कर दिया। 3 सितंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी एट वार विद जर्मनी विदाउट कंसल्टिंग द कांग्रेस। अब यहाँ पे देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया एट वार है जर्मनी के अगेंस्ट में विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस से बिना कंसल्टेशन के ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वार हम लड़ रहे हैं, इंडिया इसमें साथ में है। बट कांग्रेस ने फुल सिंपैथी दिखाई अगेंस्ट द विक्टिम ऑफ फासिस्ट के जो भी विक्टिम थे, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस वगैरह जो कैप्चर हो गए थे, उनके साथ सिंपैथी दिखाई कांग्रेस ने, बोला कि नहीं, जो एलाइड पावर्स हैं, जो कि एंटी फासिस्ट फोर्सेस है, इनके साथ हम लोग हैं। बट जो उस समय के मैक्सिमम लीडरशिप थे वो ये मान रहे थे कि हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर इंस्लेव्ड नेशन, जो कि भारत उस समय इंस्लेव्ड नेशन था, टू एड अदर्स इन देयर फाइट फॉर फ्रीडम। कैसे हम एक इंस्लेव कंट्री होकर फ्रीडम के दिलाने के लिए फाइट कर सकते हैं दूसरी कंट्री को। द ऑफिशियल कांग्रेस स्टैंड वाज एडॉप्टेड। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठी वर्धा में 10 से 14 सितंबर के बीच में, एंड सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण वे आल्सो इनवाइटेड, इनको भी बुलाया गया। साफ डिफरेंसेस देखे गए गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लीड किए गए लोगों में। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू में भी गांधी बोल रहे थे कि टाइम नहीं है, और इनफैक्ट ये टाइम है कि हम एलाइज को हेल्प करें। और सोशलिस्ट एंड सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे कि देखो ये दोनों इंपीरियलिस्ट कंट्रियां हैं, दोनों इंपीरियलिस्ट ग्रुप हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी
ये सब क्या है, इम्पेरियलिस्ट ग्रुप है, आपस में लड़ रही हैं अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, तो हमें क्यों इनको सपोर्ट करना चाहिए। बोला कि हमें ना इस चीज़ का एडवांटेज उठाना चाहिए और तुरंत ही फ्रीडम के लिए हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना चाहिए। ये ऐसा मानना था सुभाष चंद्र बोस का, इनका भी मानना गलत नहीं था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का व्यू कुछ अलग था। इन्होंने कहा कि देखो, जस्टिस वाज ऑन विद द ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये बोल रहे थे कि जर्मनी जो भी कर रही है बहुत गलत है, और ये शुरू से ही क्रिटिसाइज करते थे जर्मनी के एक्ट को। एंड ब्रिटिश, फ्रांस एंड पोलैंड सही है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। ही वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट ब्रिटेन एंड फ्रांस वेयर इम्पेरियलिस्ट कंट्री। ये भी बोल रहे थे कि इम्पेरियलिस्ट कंट्री भी है। तो इन्होंने कहा कि देखो, इंडिया शुड नीदर ज्वाइन वार टिल सी हरसेल्फ गेन फ्रीडम नॉट टेक एडवांटेज। बोले कि जब तक हम फ्रीडम नहीं लेते तब तक हम वार भी ज्वाइन नहीं करेंगे और हम इसका एडवांटेज भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने मिक्स व्यू दिया। बाद में जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, इनके क्लोज थे, जो जैसे कि सरदार पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद, ये भी गांधी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि हमें सपोर्ट करना चाहिए वार में एलाइड पावर के साथ। ये बोल रहे थे कि देखो यार, ये सही नहीं है, गांधी जी का जो व्यू है वो सही नहीं है, सपोर्ट नहीं करते। तो गांधी जी भी इन्फ्लुएंस हो गए, बोले कि यार जब मेरे क्लोज ही सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम एक काम करते हैं, नेहरू के पोजीशन को हम लोग सपोर्ट करेंगे, दैट इज टू कंडेमनिंग द Nazi attack on Poland as well as Nazism and fascism, declared that India could not be party to the war। अब देखो हुआ क्या कि उसी समय लिन लिडगो द वायसराय ने एक स्टेटमेंट दिया। वो उस समय के वायसराय थे। 17 अक्टूबर 1939 को ही हार्प्ड ऑन द डिफरेंसेस अमंग द इंडियंस। इन्होंने कहा कि इंडियंस को अभी हमें सपोर्ट करना चाहिए था, तो इंडियन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ही ऑल्सो ट्राइड टू यूज द मुस्लिम लीग एंड द प्रिंसेस अगेंस्ट द कांग्रेस and refused to define Britain aims। ठीक है, इन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि ब्रिटेन क्या करेगी आगे जाके, वार जब खत्म होगा तो उसका एम क्या होगा, क्या भारत को आज़ादी देगी, क्या देगी, कुछ नहीं। एक्चुअली उस समय के जो नेशनलिस्ट थे वो डिमांड कर रहे थे ये सारी चीज़ें, बट ये देने को तैयार नहीं था बंदा। बट इसने ये बोला कि इमीडिएट मेजर क्या होना चाहिए, ऑफर टू सेटअप ए कंसल्टेटिव कमिटी। ठीक है, कंसल्टेटिव कमिटी बिठाओ और वो जो एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को वही हम सुनेंगे। ठीक है, ही ऑल्सो प्रोमिस्ड दैट एट द एंड ऑफ द वार द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड इंटर इनटू कंसल्टेशन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेवरल कम्युनिटीज। ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज के साथ बात करेंगे, पार्टीज के साथ बात करेंगे। इनफैक्ट द इंटरेस्ट इन इंडिया जो होगा उस समय के लोगों का, उसको देखेंगे और इंडियन प्रिंसेस से भी बात करेंगे कि कैसे 1935 के एक्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है फॉर द बेटरमेंट। तो फुल फ्रीडम की तो इस बंदे ने बात ही नहीं की, जिससे काफ़ी गुस्सा आया उस समय के नेताओं को। स्पेशली अगर बात करें गांधी जी को काफ़ी गुस्सा आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So the angriest reaction came from the Gandhiji, pointing out that the British government was continuing to pursue the old policy of divide and rule। इन्होंने बोला कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, अभी भी कम्युनिटीज से बात करोगे, ऐसे कांग्रेस से बात करो ना। गांधी जी remarked also that the Congress will safeguard the rights of every minority so long as they do not advance the claims inconsistent with the India's independence। इन्होंने कहा कि देखो भाई, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग कांग्रेस एज ए पार्टी हैं, अपने बंदों का ख्याल रख सकते हैं, माइनॉरिटी का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो वर्किंग कमेटी बैठी थी 23 अक्टूबर को, इसने रिजेक्ट कर दिया वायसरीगल स्टेटमेंट को एंड इन्होंने डिसाइड किया कि हम वार को सपोर्ट नहीं करेंगे, वी विल नॉट सपोर्ट द वार एंड कॉल्ड अपॉन द कांग्रेस मिनिस्ट्री टू रिजाइन एज द प्रोटेस्ट। तो 1939 में जो रेजिग्नेशन हुआ वो इसी की वजह से हुआ क्योंकि लिन लिडगो सुनने वाला नहीं था, और इसके बाद 1939 में हो गया रेजिग्नेशन उस समय के जितनी भी मिनिस्ट्री थे। देखो, एग्रीमेंट हुआ कांग्रेस के बीच में, काफ़ी एग्रीमेंट था कि एटीट्यूड ऑफ वार क्या होगा। कहने का मतलब है कि हम वार को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे सपोर्ट दिखाया सबने, कांग्रेस में सबने सपोर्ट दिखाया, लेकिन डिफरेंसेस भी देखे गए, 7 डिफरेंसेस देखे गए। इमीडिएट
स्टार्टिंग ऑफ द मास सत्याग्रह को लेकर गांधी जी का मानना था कि अभी इस टाइम नहीं राइप है कि सत्याग्रह रेज किया जाए, जबकि वो बोस ऐसा मानते थे कि सत्याग्रह रेज करने का अभी टाइम आ गया है। ठीक है, 3 बेसिक रीजन दिए गए, ब्रॉड रीजन कि भाई क्यों जो मूवमेंट है स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पहला रीजन दिया गया कि कॉज ऑफ एलाइज, जो ब्रिटेन और फ्रांस का जो था कॉज वो जस्ट है। कहने का मतलब है कि ठीक है वो नाजी के अगेंस्ट में लड़ रहे थे तो उनका जो कॉज है वो बिल्कुल जस्ट है। सेकेंड, इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं है, काफ़ी कॉम्युनल राइटिंग हो रही है और क्या गारंटी है कि एक साथ मिलके ये लोग लड़ेंगे। इनफैक्ट ये आपस में लड़ने लग गए तो और सिविल वार हो गया तो दूसरा रीजन इन्होंने ये दिया। एबव ऑल इन्होंने कहा कि देखो अभी एटमोस्फियर ही नहीं है इमीडिएट स्ट्रगल का। कहने का मतलब है कि जनता भी तैयार ही नहीं है इमीडिएट स्ट्रगल के लिए, अभी उनको टाइम चाहिए तैयारी के लिए। मोर ओवर कांग्रेस में खुद के प्रॉब्लम है, करप्ट हो चुकी है कांग्रेस। तो ये सारे रीजन देखे इन्होंने बोला कि अभी टाइम नहीं है अभी इमीडिएट मास मोबिलाइजेशन का या फिर मास मूवमेंट का, मास सत्याग्रह का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द कैरी ऑन इंटेंस पॉलिटिकल वर्क अमंग द पीपल। तो बोला कि भाई देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी ऐसा तो है नहीं कि टाइम आ गया है कि हम लड़ाई लड़ें, तो इससे अच्छा कि हम एक काम करते हैं अपने लोगों के बीच में पॉलिटिकल वर्क करते हैं एंड प्रिपेयर देम फॉर द स्ट्रगल टू टोन अप द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्ज इट ऑफ वीकनेस। जो भी वीकनेसेस है उसको दूर करते हैं। वर्किंग कमेटी, एक रामगढ़ सेशन हुआ, रामगढ़ सेशन में वर्किंग कमेटी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो रिजोल्यूशन लेती है यहाँ पे कि हमारा जो पोजीशन होगा ऑन वार एंड असर्टिंग दैट नथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल। तो मार्च 1930 में रामगढ़ सेशन होता है जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही हमें चाहिए। तो ये याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सेशन में ये लिया गया कि इंडिपेंडेंस हमारा होगा, कंप्लीट होगा, इससे सॉर्ट ऑफ कुछ भी हम नहीं लेंगे, वो रामगढ़ सेशन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंड ऑल्टरनेटिव कोलिशन ऑफ वेरियस लेफ्ट विंग ग्रुप्स। कहने का मतलब है कि जब ये कांग्रेस ये सब काम कर रही थी कि भाई पॉलिटिकल वर्क को ऑर्गेनाइज कर रही थी, पीपल को ऑर्गेनाइज कर रही थी, है ना, उस समय एक ऑल्टरनेटिव भी चल रहा था, उसको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और उसके फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ लोग। उसमें कोलिशन में लेफ्ट विंग वाले बंदे थे, सभी ग्रुप थे। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी एंड रॉयिस्ट थे। ये बोल रहे थे वार क्राइसिस जो हुआ है इसमें इसको अपॉर्चुनिटी की तरह हम क्यों ना लें, क्यों ना अचीव करें हम अपने फ्रीडम को थ्रू ऑल आउट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश imperialism. They also accepted that the hurdles like communal problems and weakness can be automatically swept away. बोला कि ऑटोमेटिकली ये सब सही हो जाएगा once the mass struggle was began. एक बार मास स्ट्रगल शुरू होगा तो ये सब सही हो जाएगा, इसके लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए। तो ये ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी चल रही थी उस दौरान। ठीक है, ये लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ेंगे। अब देखो इन्होंने ये भी कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ की जो बात कर रहे हैं गांधी जी की, जो कि अभी मतलब मजबूत करना जरूरी है, वो क्यों नहीं, वो तो इन कोर्स ऑफ स्ट्रगल भी से हो सकता है, स्ट्रगल के दौरान भी हो सकता है। लेफ्ट वाज इंटरनली डिवाइडेड बोथ इन इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस एंड ऑन द कोर्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। तो लेफ्ट भी देखो डिवाइड हो गया। एक्चुअली लेफ्ट का ऐसा मानना था कि लेफ्ट में जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका ये मानना था कि भाई हम एक काम करते हैं, कांग्रेस को स्प्लिट करते हैं। सुभाष बोस वांटेड द लेफ्ट टू स्प्लिट द कांग्रेस। बोला कि हम लोग ना एक ऑल्टरनेटिव पैरेलल कांग्रेस बनाएंगे जिसमें लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा और हम अपना मास स्ट्रगल शुरू कर देंगे। लेकिन सीएसपी और जो सीपीआई की जो व्यू थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी फ्रॉम दैट ऑफ द बोस। एंड वो मानते थे कि ग्रॉसली बोस ऐसा लग रहा है कि ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं लेफ्ट के इन्फ्लुएंस को, जबकि ऐसा नहीं है। अभी भी जनता तभी आएगी मास स्ट्रगल में जब लीडरशिप गांधी जी देंगे, ठीक है। तो ये इनका मानना था, ये आपस में ही डिवाइड हो गए थे बंदे, ठीक है। ये देख लो, द लेफ्ट नो स्ट्रगल कुड बी लॉन्च्ड विदाउट द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
नेहरू ने गांधी जी के साथ जाना पसंद किया, मेजोरिटी ऑफ कांग्रेस लीडरशिप के साथ गए नेहरू। गवर्नमेंट का पोजीशन क्या था उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या सोच रही थी? तो पोजीशन जो गवर्नमेंट का था वो ये था कि गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट हम देंगे नहीं कांग्रेस को, जब तक कि कांग्रेस एग्रीमेंट ना कर ले कि मुस्लिम कम्युनलिस्ट को साथ में लेके आएगी। जब तक कि कांग्रेस का एग्रीमेंट मुस्लिम कम्युनलिस्ट के साथ में नहीं होगा तब तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस नहीं दिया जाएगा। साथ में गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑर्डिनेंस लाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन लिया, प्रेस की फ्रीडम को छीन लिया और राइट टू ऑर्गेनाइज और एसोसिएशन को भी छीन लिया गया कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Indians felt that the time had come to show patience was not result of weakness। तो देखो अब चूंकि देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो इंडियंस को लगा कि यार दिस इज द करेक्ट टाइम टू शो ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट कि हमारा पेशेंस कोई रिजल्ट ऑफ वीकनेस नहीं है, हम कभी भी मास मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गांधी जी को फिर से पिक्चर में लाया गया। ठीक है, गांधी जी को पिक्चर में लाया गया। एंड ऑफ द 1940 द कांग्रेस वंस अगेन आस्क्ड गांधी जी टू टेक कमांड एंड गांधी जी डिसाइडेड टू इनिशिएट a limited सत्याग्रह ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस बाय फ्यू सिलेक्टेड इंडियंस इन एवरी लोकेलिटी। गांधी जी ने कहा कि हर लोकेलिटी में एक एक इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं जो कि इंडिविजुअल सत्याग्रह करेगा और उसमें क्या प्रोपेगेट करेगा, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में लोगों को बताएगा, पार्टीशन कैसे किया जाए, वार में नहीं करना चाहिए उसके बारे में ब्रीफ करेगा, जो ब्रिटिश का रॉन्ग्स है उसको ब्रिटिश वार के अगेंस्ट में, वार एफर्ट के अगेंस्ट में वो बताएगा, कैसे हमारा मनी हमारा मेन लोग यूज कर रहे हैं ब्रिटेन वो भी हम लोग उजागर करेंगे। तो ये जो सत्याग्रहीज हुए उसमें पहला नाम आता है विनोबा भावे का। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रही में जो कि लोकेलिटी में घूम रहे थे उसमें नाम आएगा आपका विनोबा भावे का पहला नाम आता है। ठीक है, he was the first सत्याग्रही on 17 अक्टूबर 1940 एंड जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे। ही वाज जब वो लोग जा रहे थे क्राउड के बीच में तो काफी क्राउड उनको सपोर्ट करने आ रहा था। उसी दौरान इन्होंने दिल्ली चलो का भी नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा जवाहरलाल नेहरू ने उसी दौरान में दिया था जब ये गांव गांव में जाके घूम रहे थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। चलिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था उसका दो पर्पस था। एक पहला था कि भाई इंडियन पीपल को में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फीलिंग जगा दी थी, एक्सप्रेशन टू द इंडियन पीपल स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फीलिंग। इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्दर अपॉर्चुनिटी टू पीसफुली एक्सेप्ट द इंडियन डिमांड। कहने का मतलब दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सत्याग्रह कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सरकार को, दूसरी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पीसफुली एक्सेप्ट करने का इंडियन डिमांड को। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज बीइंग पुट बैक इन शेप। तो इस दौरान में कांग्रेस अपने आप को शेप में लाती है, करप्ट को डिस्कवर किया जाता है, उनको पुश आउट किया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। ऑल द पीपल वेयर बीइंग पॉलिटिकली अराउज्ड एंड एजुकेटेड एंड मोबिलाइज्ड। ठीक है, बाय 15 मई 1941 मोर देन 2500 सत्याग्रहीज हैड बीन कन्विक्टेड फॉर ऑफरिंग इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, तो 2500 सत्याग्रही ऐसे सामने आते हैं 15 मई 1941 तक जिनको जेल हो जाता है, कॉन्विक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाजी जर्मनी का उस दौरान क्या होता है वो भी थोड़ा देख लीजिए। नाजी जर्मनी जो कि पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे और फ्रांस इन सब के ऊपर और मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप के ऊपर इसका कब्जा हो जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो अटैक द सोवियत यूनियन ऑन 22 जून 1941 एंड उसी दौरान ईस्ट में जापान भी सरप्राइज अटैक कर देता है अमेरिकन फ्लीट एट पर्ल हार्बर। इसके बारे में सुना होगा, पर्ल हार्बर के बाद ही अटैक के बाद ही उसके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जाके वहाँ पे अमेरिका ने अटैक किया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है वहीं पे। तो 7 दिसंबर को ये अटैक किया था जापान ने और क्विकली जापान ने फिलीपींस, इंडो चाइना, इंडोनेशिया और बर्मा जैसी कंट्रियों पे भी अपना कब्जा कर लिया। इट ऑल्सो ऑक्युपाइड रंगून को भी मार्च 1942 में इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, रंगून को भी मार्च 1942 में कब्जा कर लिया गया
वार वॉज ब्रॉट टू इंडिया डोर स्टेप। इनफैक्ट इतने क्लोज आ गए थे जापानी ना कि विंस्टन चर्चिल ने कहा कि देखो, वो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि किंग टोल्ड द किंग दैट बर्मा, सीलोन, कलकत्ता एंड मद्रास माइट फॉल इनटू द इनेमी हैंड। तो मतलब वहाँ के ब्रिटेन के किंग को इन्होंने, पीएम ने सूचना दी कि देखिए अब ऐसा लग रहा है कि बर्मा भी कब्जे में आ जाएगा जापानियों के, सेलोन भी आ जाएगा, सेलोन मतलब श्रीलंका, कलकत्ता भी आ जाएगा और मद्रास भी आ जाएगा। तो देखो कहीं ना कहीं एक चिंता की भावना आ गई हमारे उस समय के नेशनलिस्ट लीडर जो थे उनके अंदर कि भाई देखो, पहले तो हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन था, अब कहीं जापान ना कब्जा कर ले हमारे ऊपर। इंडियन लीडर्स वरीड अबाउट द सेफ्टी एंड डिफेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, हिटलर अटैक ऑन सोवियत यूनियन एंड हैड चेंज द कैरेक्टर ऑफ द वार। तो जब हिटलर ने सोवियत यूनियन पे अटैक किया ना, कैरेक्टर ऑफ वार ही चेंज हो गया, रसिया इन्वॉल्व हो गया उसमें, और रसिया ने तो बिल्कुल ही इनको नाक में दम कर दिया। गांधी जी ऑल्सो डिनाउंस द जापानीज स्लोगन ऑफ एशिया फॉर एशियाटिक्स। जो जापान का ये स्लोगन था ना कि एशिया एशियाटिक्स का है, उसको भी डिनाउंस कर दिया गांधी जी ने, बिकॉज जापान खुद ही इंपेरियलिज्म में घुस गया था। ठीक है, एंड उन्होंने ये भी बोला गांधी जी ने कि देखो भाई, इंडियंस एक काम करो, जापानी जो भी प्रोडक्ट है उसको बाइकाट करो। अब ये करेक्ट टाइम है बाइकाट करने का जापानीज प्रोडक्ट का। बोला कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी overrode the objection of Gandhiji and Nehru and passed a resolution at the end of December offering to fully cooperate in the defense of India and the allies if Britain agreed to give full independence after the war. Gandhiji designated Jawaharlal Nehru as his chosen successor. इसका मतलब समझ लो कि जो मतलब वर्किंग कमेटी बैठी, उसने कहा कि अगर हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन गवर्नमेंट को उस शर्त पे कि ब्रिटेन गवर्नमेंट हमें फुल इंडिपेंडेंस दे देगा वार के बाद। तो क्या हुआ इसके बाद ये भी जानना जरूरी है, तो उसको जानेंगे अगले पॉइंट्स में। यहाँ पे एक बात बता दूं कि गांधी जी उसी समय बोल दिए, इसी दौरान में, कि जवाहरलाल नेहरू जो होंगे उनके चूजन सक्सेसर होंगे, ना कि पट्टाभी सीतारमैया। उन्होंने सॉरी राजा जी, उन्होंने कहा कि नॉट राजा जी सी राजगोपालाचारी बट जवाहरलाल नेहरू विल बी माई सक्सेसर। ये बोलते थे कि राजा गोपालाचारी, मजाक में ही बोलते थे कि इनका जो लैंग्वेज है मुझे समझ में नहीं आता है, बट मेरे मरने के बाद शायद उनको मेरी भाषा समझ में आए। बट इन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विल बी माई सक्सेसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हुआ क्या, प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट यूएसए की, और प्रेसिडेंट चियांग काई शेक ऑफ चाइना एज ऑल्सो द लेबर पार्टी लीडर ऑफ ब्रिटेन पुट प्रेशर ऑन चर्चिल। चर्चिल जो कि पीएम थे उस समय ब्रिटेन के, उनके ऊपर प्रेशर बनाया अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चाइना के प्रेसिडेंट चियांग काई शेक ने कि भाई क्यों नहीं इंडियंस का कोऑपरेशन ले पा रहे हैं आप लोग, इंडियन का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रेशर में आकर एक मिशन भेजा भारत में 1942 में, जो जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। उसके मतलब लीडर के नाम पे ही ये मिशन था। स्टैफोर्ड क्रिप्स उसके लीडर थे, जो कि लेफ्ट विंग लेबोराइट थे, लेफ्ट विंग लेबोराइट थे ये। ठीक है, एंड इन्होंने एक्टिवली इन्होंने सपोर्ट किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट को थ्रू आउट। इनके साथ में एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ये लेके आए थे, एंड जो कि बाद में काफी डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ, जिसमें प्रॉमिस किया गया था इस ड्राफ्ट डिक्लेरेशन में कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई जाएगी आफ्टर द वार, जिसके मेंबर जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा, और कुछ इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे बाय द रूलर्स इन केस ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, रूलर्स इन केस ऑफ प्रिंसली स्टेट। इसमें यह भी बोला गया कि पाकिस्तान का जो डिमांड है वो एकोमोडेट किया जाएगा बाय द प्रोविजन दैट एनी प्रोविंस which was not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status। ठीक है, बोला कि जो भी स्टेट ऐसी होगी जो कि नहीं चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन में मिलना, वो पाकिस्तान बनने के लिए ब्रिटेन के साथ एक स्टेटस साइन कर सकती है। फॉर द प्रेजेंट ब्रिटिश वुड कंटिन्यू टू एक्सरसाइज सोल कंट्रोल ओवर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। बोला कि प्रेजेंट के लिए ब्रिटिश अभी अपना जो कंट्रोल है डिफेंस के ऊपर वो बरकरार रखेगी। बट ये बिल्कुल डिसअपॉइंटेड रहा और नेगोशिएशन जो था क्रिप्स और कांग्रेस लीडर के वो खत्म हो गया, ब्रोक डाउन हो गया, बिकॉज
ये क्रिप्स एक्चुअली नहीं नेगोशिएट कर पा रहे थे कांग्रेस की डिमांड को, कांग्रेस खुश नहीं थी, कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया। बेसिकली कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस फॉर डोमिनियन स्टेटस rather than फुल इंडिपेंडेंस। इन्होंने कहा कि हमें तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस क्यों दिया, इस पे इन्होंने रिसेंटमेंट दिखाई अपनी। और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉट बाय द पीपल ऑफ द स्टेट बट बाय द नॉमिनीज ऑफ द रूलर। इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश स्टेट में जो आप लोग नॉमिनेटेड मेंबर ले रहे हो रूलर्स के द्वारा, वो पीपल के द्वारा चुने जाने चाहिए, ना कि राजा उसको नॉमिनेट करेगा। एंड अबव ऑल बाय द प्रोविजन फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया। बोला कि ओवरऑल आपने पार्टीशन की बात की इंडिया की, हमें एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इनकैपेसिटी पता चली क्रिप्स की, बिकॉज इनकैपेसिटी इसलिए पता चली क्योंकि उनको क्लियरली बोल दिया गया था कि आप जो भी ड्राफ्ट डिक्लेरेशन है उसके बियॉन्ड कोई भी नेगोशिएशन नहीं करोगे, ठीक है, यू विल नॉट गो बियॉन्ड द ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। मोर ओवर जो विंस्टन चर्चिल थे या फिर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एमरी, और जो वायसराय थे लिन लिगदो, और कमांडर इन चीफ थे जो वेवेल, दे डिड नॉट वांट क्रिप्स टू सक्सीड। ये नहीं चाहते थे क्रिप्स अपने मिशन में सक्सेस पा पाए। एंड द टाइम हैड कम दे फेल्ड फॉर ए फाइनल असॉल्ट ऑन इंपीरियलिज्म। तो फाइनली अब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो लीड कर रहे थे लोग, जो नेता थे उस समय के, उनको लगा कि ये तो हमें तो चूतिया बना दिया इन्होंने। ऐसे वर्ड में तभी बोलना बिकॉज मुझे भी फीलिंग आ जाती कभी। तो इन्होंने बोला कि दे फेल्ट दैट फॉर द फाइनल असॉल्ट ऑन इंपीरियलिज्म। अब ये समय आ गया है कि हम इंपीरियलिज्म पे फाइनल असॉल्ट करें, ठीक है, मतलब इसको खत्म करने के लिए फाइनल असॉल्ट हम लोग करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ये सब कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भी। मिलते हैं, बाय बाय।